एंटीजन, इम्यूनोजेंस एंड हैप्टेंस। एंटीजेंस इम्यून सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि इम्यून रिस्पांस जो है इसी पर डिपेंड होता है। यानी जो भी इम्यून सिस्टम है या जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की, वो केवल एंटीजन से प्रोटेक्ट करती है शरीर को। तो एंटीजेंस को हम कह सकते हैं कि दे आर द फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं और ये रिस्पांसिबल होते हैं टू इलिसिट द जनरेशन ऑफ द एंटीबॉडी। यानी एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन की वजह से ही जनरेट होती है। इसीलिए जो टर्म एंटीजन है वो एक तरह से रिफर करता है द एंटीबॉडी जनरेटर। एंटीजन कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ये प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। तो जो भी पार्टिकल जो बाहर से बॉडी में आते हैं, इन्फेक्ट करते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट कर दे। तो एंटीजन का टर्म जो है वो हम बैक्टीरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, वायरस के लिए भी यूज कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे पार्टिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं जो एंटीबॉडी की प्रोसेस को जनरेट कर सके या इम्यून रिस्पांस को जो एक्टिवेट कर सके। तो जैसा कि हमने बताया कि जो एंटीजन का केमिकल नेचर होता है दैट इज मे बी प्रोटीनियस, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड या कुछ अदर केमिकल कंपाउंड्स जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं, वो एज ए एंटीजन फंक्शन कर सकते हैं। तो एंटीजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे सबसे बड़ी शर्त जो एंटीजन होने की है दैट इज फॉरेननेस, यानी वो बाहर के होने चाहिए। बाहर का ही पार्टिकल जो है वो एंटीबॉडी को जनरेट कर सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ एंटीजन को इनडिस्क्रिमिनेट कर सकता है, यानी डिफरेंशिएट कर सकता है सेल्फ को और फॉरेन को। तो एंटीबॉडी का जनरेशन जो है इन नॉर्मल केस जब एंटीजन का एक्सपोजर होगा तभी एंटीबॉडी का जनरेशन होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी फॉरेननेस, यानी एंटीजन जो है वो हमेशा बाहर का होना चाहिए, नॉन सेल्फ हो। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो डिग्रेडेबल होना चाहिए, यानी एंटीजन का एक्सपोजर जब भी हो तो जो भी हमारी फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो उसको इनगल्फ करके और उसको उसका फ्रेगमेंटेशन कर सके। फ्रेगमेंटेशन इसलिए जरूरी है कि जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो केवल स्मॉल पेप्टाइड ऑफ द एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और वही एंटीजन जो है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी द्वारा प्रेजेंट होंगे टीसीआर पर या टी सेल रिसेप्टर पर, जो कि फॉरेन के होंगे यानी बाहर के होंगे। तो यदि वो डिग्रेडेबल नहीं होंगे तो शॉर्ट पेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं होंगे और वो टी सेल रिसेप्टर पर प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। तो टी सेल रिसेप्टर पर प्रेजेंट होने का मतलब है कि एंटीजन जो है वो टुकड़े में होना चाहिए, और वो भी खासकर 9 अमीनो एसिड के या 13 अमीनो एसिड के टुकड़े में होगा, तभी वो जाकर के टी लिम्फोसाइट्स पर प्रेजेंट होगा। और जब प्रेजेंट हो जाएगा तो टी सेल का प्रोलिफरेशन होगा, उससे जो है साइटोकाइन रिलीज होंगे और उसकी वजह से जो है बी सेल एक्टिवेट होगी, बी सेल्स से प्लाज्मा सेल्स बनेगी और वो एंटीबॉडीज को सिक्रीट करेगी, और वही एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होंगे एंटीजन के लिए। तो सबसे बड़ी चीज जो इम्यून सिस्टम की है वो है कि वो जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा वो स्पेसिफिक होगी एक पार्टिकुलर एंटीजन की। यानी एंटीजन में एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है जिसको हम कहते हैं इपीटोप। इपीटोप जो है दैट इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, यानी वही जो है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स का काम करेगा, यानी इम्यून सिस्टम उसी को रिकॉग्नाइज करेगा और उसी के स्पेसिफिक अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनेगी। तो इसके लिए तमाम थ्योरीज दी गई थी कि एंटीजन यदि एंट्री करता है तो वो उसके लिए तमाम लिम्फोसाइट्स जो है पहले से ही प्रेजेंट रहती हैं, और जिस लिम्फोसाइट्स के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा फर्दर प्रोलिफरेशन उसी बी लिम्फोसाइट्स का
होगा और उसी के स्पेसिफिक एंटीबॉडी जनरेट होगी, जिसको हम कहते थे क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। तो कहने का मतलब ये कि एंटीजन जो है वो डिग्रेडेबल होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट इसका हाई होना चाहिए। जितना हाई मॉलिक्यूलर वेट का एंटीजन होगा, एंटीजेनिसिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। कॉम्प्लेक्सिटी, यदि एंटीजन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का है तो उसका एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एंटीजन की। एंटीजन जैसे आपने बताया प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स कुछ भी हो सकता है, और ये एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर द्वारा जो है वो रिकॉग्नाइज होता है। निगेटिव सिलेक्शन, जैसा कि हमने पहले बताया था इम्यून सिस्टम के बारे में कि इसमें ये क्षमता होती है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो इसका कारण भी हमने बताया था। कारण क्या था कि जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, तो वो बर्थ के 1-1.5 साल तक डेवलप होती है, सेल्स उसकी डेवलप होती हैं। तो उसमें टी लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से ये डेवलप होंगी। तो उस डेवलपमेंट के दौरान जितने भी प्रोटीन्स या जो भी मॉलिक्यूल्स उसके संपर्क में आ जाएंगे वो कंसीडर किए जाएंगे सेल्फ, और उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी कभी नहीं बनेगी। तो इसको हम कहते थे निगेटिव सिलेक्शन, यानी जो सेल्फ एंटीजन है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती है, एंटीबॉडी केवल बनेगी नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट। उसी तरह वैक्सीन, वैक्सीन भी एक तरह से एंटीजन है। वैक्सीन जब हम देते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, लेकिन इसको हम इम्यूनोजेनिक फॉर्म में कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डिजीज या कुछ ऐसा करने की क्षमता नहीं होती। ये केवल इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करता है, और इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करने के दौरान उसमें जो है क्या होता है कि एंटीबॉडी बनेगी एंटीजन के अगेंस्ट, और वो टी सेल रिसेप्टर पर प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो है उसका प्रोलिफरेशन होगा, साइटोकाइंस रिलीज होंगे और बी सेल का प्रोलिफरेशन होगा और एंटीबॉडी सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मेमोरी सेल्स भी बनेगी, और वो मेमोरी सेल्स जो है काफ़ी समय तक एक तरह से एक्टिव रहेगी, जिससे कि यदि बाद में सुपर इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और वो उस डिजीज को या उस एंटीजन को तुरंत एलिमिनेट कर देगा। हमने बताया इपीटोप, इपीटोप जो है वो स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट फीचर होता है एंटीजन का, और ये एंटीबॉडी के पैराटोप, यानी एंटीबॉडी में पैराटोप होता है, एंटीजन में इपीटोप होता है। इपीटोप जो है ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, यानी जो एंटीजन की प्रॉपर्टी होती है एंटीबॉडी जनरेशन की वो इपीटोप की वजह से होती है, और इपीटोप ही जो है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, यानी एंटीबॉडी के पैराटोप रीजन के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगला टर्म आता है एलर्जन। एलर्जन एक तरह से डेट्रीमेंटल प्रोसेस है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इनहेलेशन द्वारा, इंजेक्शन द्वारा या इंजेक्शन द्वारा जो है वो हमारी बॉडी में पहुंचते हैं और वो जनरेट करते हैं आईजीई। आईजीई एक तरह की स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस का मेन कारण होती है। तो आईजीई जब जनरेट होगी, और वो जनरेट होगी एलर्जन की वजह से। एलर्जन में हम पॉलन ग्रेन्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, स्पेसिफिक फूड है, तो इस तरह के जो है कंपोनेंट जो होते हैं वो आईजीई के प्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो आईजीई का प्रोडक्शन जब होगा तो आईजीई के लिए रिसेप्टर होता है मास्ट सेल पर। तो मास्ट सेल पर जब ये बाइंड करेगा तो मास्ट सेल का प्रोलिफरेशन होगा और उससे रिलीज होगा हिस्टामीन। तो हिस्टामीन जो है ये एक तरह से वैसो एक्टिव अमीन है, तो उसकी वजह से जो है वैसो डिप्रेशन या रिस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाइटिस है या हे फीवर है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये सारी रिएक्शंस या रैशेज ऑफ दी स्किन्स जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं वो तब डेवलप हो जाते हैं। सुपर एंटीजन, सुपर एंटीजन बहुत खास प्रॉपर्टी वाला एंटीजन होता है
जैसा कि हमने बताया कि इम्यून सिस्टम जो है वो स्पेसिफिकली एंटीजन द्वारा एक्टिवेट होता है। स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है, और जब ये टी सेल पर प्रोलिफरेट होगा, टी सेल पर रिसेप्टर द्वारा जो है, तो टी सेल का प्रोलिफरेशन होगा, उससे साइटोकाइंस रिलीज होंगे और उससे बी सेल का प्रोलिफरेशन होगा। लेकिन जो सुपर एंटीजन होते हैं इनके लिए कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, ये नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन जो है वो टी लिम्फोसाइट का कर देते हैं। तो जिससे क्या होगा, जिससे एक तरह से पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी और उससे जो है साइटोकाइन रिलीज होगा। तो टी लिम्फोसाइट जो है वो पॉलीक्लोनल स्टेज में आएगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइंस रिलीज होंगे, जिनको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टार्म। ये खासकर अभी कोरोना जब हुआ था तो कोरोना के केस में जो है ये काफ़ी शब्द सुनने को मिला था, साइटोकाइन स्टार्म। तो साइटोकाइन स्टार्म जो है जितने भी केमिकल सिक्रीशन होते हैं टी लिम्फोसाइट से, उसको हम साइटोकाइन कहते हैं, और ये इम्यून रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी इम्यून रिस्पांस में इन्वॉल्व होते हैं। बी सेल एक्टिवेशन में है, एंटीवायरल सब्सटेंस भी उसमें है, निक्रोसिस फैक्टर भी है। तो यदि ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन रिलीज होता है तो उसको हम साइटोकाइन स्टार्म कहते हैं, और ये हमारे मेन अंगों को जो है डैमेज कर देते हैं, जिसमें लंग्स है या किडनी है, लीवर है। तो ये आर्गन जो इम्पॉर्टेंट आर्गन्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब साइटोकाइन सिक्रीट होगा तो वो उनको डैमेज कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है। टॉलरेजन ऐसे कंपाउंड है जिनमें कोई इम्यून रिस्पांस जनरेट करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जब इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है इन एनी कंडीशन, चाहे वो मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान हो या मेटाबॉलिज्म द्वारा हो, तब ये अचानक से जो है इम्यूनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इम्यून रिस्पांस इनकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है। हैप्टेंस जैसा कि कई बार हमने ये सब देखा कि हैप्टेंस जो है ये कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इटसेल्फ किसी भी इम्यून रिस्पांस को जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन हैप्टेंस यदि किसी कैरियर मॉलिक्यूल के संपर्क में आते हैं तब ये जो है इम्यून रिस्पांस डेवलप कर देते हैं। जैसे बहुत खास एग्जाम्पल इसका है पेंसिलिन जो है ये एज ए हैप्टेन काम करता है, इटसेल्फ से कोई इम्यून रिस्पांस डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन जब ये इंजेक्ट करते हैं हम तो कैरियर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ये एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप करता है। हैप्टेंस के और एग्जाम्पल हैं डाइनाइट्रोफेनिल्स है, ट्राइनाइट्रोफेनिल्स है या पेंसिलिन जैसा कि हमने बताया। तो ये सब हैप्टेंस के एग्जाम्पल हैं। हैप्टेंस खुद कुछ नहीं कर सकता, कोई इम्यून रिस्पांस डेवलप नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी इससे डेवलप नहीं हो सकती, लेकिन जब कैरियर मॉलिक्यूल इसके साथ मिलता है तो तब ये एंटीजन की तरह काम करने लगता है और इम्यून रिस्पांस जो है डेवलप हो जाता है। कुछ एंटीजन होते हैं जो टी डिपेंडेंट होते हैं, अधिकतर एंटीजन जो है वो टी डिपेंडेंट होते हैं, यानी वो जब एंट्री करेंगे तो फेगोसाइटोसिस द्वारा फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इन फ्रेगमेंट्स को प्रेजेंट करेगा टी सेल रिसेप्टर पर। जब ये एंटीजन का फ्रेगमेंट वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा तब टी सेल का प्रोलिफरेशन होगा, उससे साइटोकाइन रिलीज होंगे और उस साइटोकाइन से जो है बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होगा, उसका प्रोलिफरेशन होगा, तब जाकर के एंटीबॉडी बनने लगेगी। कुछ एंटीजन होते हैं जो टी इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी उनको टी सेल रिसेप्टर की या टी सेल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद जो है एंटीबॉडी को जनरेट कर देते हैं। सोर्सेज के आधार पर भी एंटीजन को जो है क्लासिफाई कर दिया गया, जैसे एक्सोजिनस जो इनहेलेशन द्वारा, इंजेक्शन द्वारा या इंजेक्शन द्वारा जो है जो एंटीजन शरीर में इंटर करते हैं या रहते हैं उनको हम एक्सोजिनस एंटीजन कहते हैं। इंडोजिनस जो विद इन सेल, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, यदि ये एंटीजन विद इन सेल मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम इंडोजिनस एंटीजन कहते हैं। ऑटो एंटीजन जब हम पढ़ रहे थे ऑटो इम्यून डिजीजेज, तब हमने इसके बारे में विस्तार से बताया था। ऑटो एंटीजन मीन्स जो सेल्फ एंटीजन हमारे होते हैं, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि ऑटो एंटीजन जो होगा कभी कभी क्या होता है किसी भी कारण की वजह से, जैसा कि कोई कारण स्पष्ट नहीं है,
जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं वो हमारे ही सेल्फ एंटीजन पर अटैक कर देती हैं, तो जिससे जो है तमाम तरह की बीमारियां जनरेट होती हैं, कॉम्प्लिकेशन जनरेट होता है, और उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो तब होता है जब हमारे शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि हमारे सेल्फ एंटीजन को अटैक कर देती हैं, और ये करीब 100 तरह की डिफरेंट बीमारियां हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं और होती हैं ऑटो एंटीबॉडीज बनने की वजह से। तो इसको हम कहते हैं कंबाइंड रूप से ऑटो इम्यून डिजीजेज। ये 80 से लेकर 100 तरह की होती है, और वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑर्गन जो है इस एंटीबॉडी से अफेक्ट हुआ है। इम्यूनोजन टर्म जो दिया जाता है, इम्यूनोजेंस की एक लाइन हम कह सकते हैं कि ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस बट ऑल इम्यूनोजेंस आर नॉट एंटीजेंस। एंटीजन जैसे हमने बताया कि ये इलिसिट करता है इम्यून रिस्पांस को, एंटीजन और इम्यूनोजन भी वही काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एंटीजन की तरह फंक्शन नहीं करते लेकिन बाद में वो एंटीजन हो जाते हैं। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम टोटल मिला करके कंबाइंडली जो है इम्यूनोजन कहते हैं। तो इम्यूनोजन का जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था वैक्सीन। वैक्सीन जो है यदि वो इम्यून रिस्पांस को डेवलप करती है तो उसको हम इम्यूनोजेनिक फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से जो है एंटीजन पूरे इम्यून सिस्टम को कोरिलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और नॉन स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली दोनों तरह की एलिमिनेशन प्रोसेस एंटीजन के लिए होती है।